स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10th के 11th चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो ऊर्जा के प्रकार होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अगर पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब देखो स्थितिज ऊर्जा, इससे पहले हमने थोड़ी डिटेल से इसे पढ़ा भी था, समझा भी था, तो आज देखो फिर से देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि उसकी स्थिति और आकार दोनों में परिवर्तन होना। स्थितिज ऊर्जा, इसका मतलब होता है कि आकार व आकृति में परिवर्तन। किसी भी वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन होता है तो उसे हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसे समझते हैं कि कैसे। जैसे मान लेते हैं कि पहले स्प्रिंग है, ये कोई स्प्रिंग है, ये यहाँ तक है। अब देखो हमने इस स्प्रिंग को मान लो यहाँ तक है, फिर इसको हमने इसको इस प्रकार खींचा ऐसे, तो ये स्प्रिंग इस प्रकार हो गई, यहाँ तक आ गई। अब देखो पहले ये इतनी थी, फिर इतनी बड़ी हो गई, तो इसकी जो स्थिति पहले इतनी सी थी अब इतनी हो गई, तो इसकी आकार और स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो इसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। मतलब यहाँ से खींचने के बाद में जो इसमें है आपके स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई। जैसे ही हम इसको वापस छोड़ेंगे तो ये थोड़ा पहले ऐसे आएगी, थोड़ा मूव करेगी, इधर उधर थोड़ा मूव करेगी, फिर वापस इससे कम ज्यादा होती रहेगी, तो इसमें फिर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ये होता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। धनुष का कल उदाहरण लिया ही था, तीर का मान का, वो देख लिया था। अब लेते हैं जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है। अब यहाँ पहाड़ के ऊपर से कोई भी चीज आ रही है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक बॉल थी, यहाँ पे एक गेंद थी। अब गेंद को जब यहाँ गेंद थी तो इसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, यहाँ गेंद थी तो इसके ऊपर कोई भी ऊर्जा नहीं थी। जैसे ही गेंद को हम यहाँ से ऊपर लेके गए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, इसमें स्थितिज ऊर्जा भर गई। फिर हम इसको जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा आपके रूपांतरण हो जाएगी, किसमें? गतिज ऊर्जा में। वो रूपांतरण हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। यहाँ तो गतिज ऊर्जा थी, यहाँ स्थितिज ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा थी, ये हो गया। अब देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जो झरने वगैरह होते हैं, जो झरने वगैरह, जब झरने में जो पानी आता है, मतलब झरने के ऊपर से जो पानी गिरता है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा। पानी का नियम क्या होता है कि वो हमेशा धरातल पर ही चलेगा, मतलब जब तक वो धरातल पर रहेगा उसमें कोई भी ऊर्जा नहीं होगी। अब जैसे झरने के ऊपर से यहाँ से नीचे गिरा तो इसमें गिरते टाइम आपके गतिज ऊर्जा होगी और यहाँ पे आपकी उसकी संचित ऊर्जा होगी। जैसे यहाँ से नीचे गिरेगा तो इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपके संचित ऊर्जा में आ जाएगी। अब देखो इसका देखते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा आती है, उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो उसका देखते हैं आपके एक तो होता है आपके F बराबर एम ए, यह हमें पढ़ा था F बराबर mg, ये पढ़ा था हमने पहले, गुरुत्वीय बल के कारण कार्य, वो देखा था। अब उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? W बराबर mgh, यही देखा था। क्योंकि विस्थापन हो रहा है तो विस्थापन को हम h से लिख सकते हैं, h से लिख सकते हैं। तो इसमें अब ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक कार्य ही तो है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ऊर्जा, तो इसको हम लिख देंगे EP बराबर mgh। एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपके, ठीक है। अब देखो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा, इससे जो परिभाषा देखो,
किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वीय क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो इसका फॉर्मूला आपके कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ऊर्जा एक कार्य, तो ये कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। अब देखो बल इंटू विस्थापन का फॉर्मूला में, ये कार्य का फॉर्मूला में पढ़ा था कि W बराबर F इंटू एस। अब देखो F की वैल्यू M A और G, A और G दोनों बराबर ही है, कोई त्वरण है, एक गुरुत्वीय त्वरण है और एक त्वरण है। ठीक है, तो हमने लिख दिया W बराबर mg इंटू एच। देखो विस्थापन को हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि जो ऊंचाई में है वो भी विस्थापन ही तो है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो विस्थापन ही हुआ। तो देखो फिर हम इसकी ऊर्जा को लिख देते हैं ईपी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये सूत्र हो जाएगा, एक सूत्र हो जाएगा हमारे mgh। अब देखो g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसे हम 10 भी ले सकते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको 10 लेना है या फिर 9.8 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम पढ़ते हैं, देखो सरल लोलक में जो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा था गुरुत्वीय क्षेत्र में पोटेंशियल एनर्जी, अब हम पढ़ते हैं सरल लोलक में। तो देखो ये होता है आपका सरल लोलक, ये होता है। अब देखो इसको यहां से हम, जब तक ये यहाँ रहता है एकदम सीधा रहता है, तो इसमें होती है आपके स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल ही जीरो होती है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा, जब ये यहाँ रहता है तो स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल ही जीरो रहती है। अब जैसे ही हम इसको इधर ले जाते हैं, इसको घुमाते हैं, तो ये यहाँ पे आया, क्योंकि ये ऐसे घूमेगा तो यहीं आएगा, ऐसे ये यहाँ पे आया। ठीक है, और फिर यहाँ घूम के फिर इधर आया, तो ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया। अब देखो, अब इसको हम जो इसकी और इसकी दूरी है वो लगभग, जो इसकी और इसकी लंबाई है वो लगभग सेम ही है आपके। ठीक है, तो इसका जो थीटा बनता है वो आपके यहाँ बनता है। ठीक है, और इसकी दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, और फिर इसकी जो ऊंचाई है या फिर जो लंबाई है उसे लिख लेते हैं l, और लगभग ये भी सेम ही होती है, क्योंकि अब ये इतना है तो इसको इधर घुमाएंगे तो भी ये दूरी तो सेम ही रहेगी, तो इसको भी l ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इधर भी ये दूरी भी x ही है, दूरी भी x ही है। अब देखो जैसे ही हम लोलक को इधर लेके गए तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है वो आपके सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ बीच में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी वो सबसे ज्यादा होती है। और फिर वापस इधर वही बात है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा सबसे कम होगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। फिर से इधर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। इस प्रकार होता है। अब देखो इससे हम फॉर्मूला बनाते हैं काइनेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो हो जाएगा आपके, अभी हमने पढ़ाई था कि mg। अब देखो m इंटू जी, अब हमें लेना है साइन थीटा, साइन थीटा लेना है इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है आपके, साइन थीटा बस आपको यही ध्यान रखना है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, बस इतना ही ध्यान रखना है कि साइन थीटा होता है आपके लंब बटा कर्ण। और ये ध्यान रखना है कि जो थीटा होता है आपके कोण, उसके सामने की भुजा आपके हमेशा ही लंब होगी। तो इसमें हम लिख देंगे एम जी, एम इंटू जी। पहले साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं कि साइन थीटा का मान इसमें रखेंगे, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो इसमें लंब ये हो गया x, फिर कर्ण हो गया ये और ये दोनों बराबर ही है तो l ले लेंगे x बटा l, ये हो गया।
अब देखते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना काम करती है। तो देखो इसमें देखेंगे हम सूत्र बराबर W से लिखेंगे कार्य से F इंटू एस। देखो F का मान क्या हो जाएगा, एक का मान एम जी, एम इंटू जी साइन थीटा है, साइन थीटा। और देखो यहाँ पे विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से लेके यहाँ गया तो विस्थापन कितना हुआ x इंटू एक्स। एस हमने विस्थापन ले लिया x, तो देखो m इंटू जी साइन थीटा का मान हमारे पास है x बटा एल, एक्स बटा एल इंटू एक्स हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ W ई पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया आपके m इंटू जी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बटे एल, ये हो गया। तो अब देखो इसमें क्या होता है, जो आपके एम जी और एल इसका मान आपके सेम रहता है, एम जी और एल का मान। तो हम लिख देंगे एम जी बटे एल, इसका मान नियत रहता है तो इसको लिख देंगे हम के, मतलब एक नियतांक दे देंगे कि ये के है, ठीक है। जब इस चीज का इसको तो हम के लिख देंगे, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें आपके आगे एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें अवकलन किया हुआ है, तो उससे सीधा फॉर्मूला बनता है आपके पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनता है। जब हम वो एग्जांपल करेंगे तब उसको वहां ढंग से समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि इसका जब अवकलन करते हैं तब ये आता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ते हैं हम विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो विद्युत ऊर्जा में वो हमने पढ़ा था, विद्युत धारा पढ़ी थी, वही होती है। मतलब इसमें भी कण है जो, मतलब इसमें आवेशित कणों में ऊर्जा होती है, उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो इसके कण होते हैं उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बन जाता है। जैसे समझते हैं, इसमें देखो आपके पॉजिटिव है, जो आपके इलेक्ट्रॉन एक तो होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं आपके नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव को मतलब बाहर की तरफ दिखाया गया है, इस प्रकार दिखाते हैं। इस प्रकार, और नेगेटिव को अंदर की तरफ, इस तरफ अंदर की तरफ दिखाया गया है। मतलब ये होता है कि जब कोई पॉजिटिव कण यहाँ पे है और यहाँ पे नेगेटिव है, जब हम इसको, जब ये यहाँ रहता है तो इसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं होती है। जब हम इसको यहाँ से इसको दूर ले जाते हैं, यहाँ से इसको यहाँ लेके आ गए, यहाँ लेके आ गए, तो यहाँ से इसको यहाँ लेके आए तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसमें जुड़ गई, पोटेंशियल एनर्जी जुड़ गई। तो जैसे ही ये हम इसको यहाँ लेके फिर वापस यहाँ छोड़ेंगे तो आपके ये वापस इधर आएगा, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी, काइनेटिक रूपांतरित हो जाएगी। तो इस प्रकार होता है। और हमने पढ़ा ही था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके जो धारा होती है वो हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो देखो ये यहाँ से प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, मतलब जो तार होते हैं, मान लेते हैं ये कोई तार है। अब तार है तो यहाँ पे प्लस माइनस से चलता रहता है। तो इस प्रकार जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के जो कण होते हैं वो यहाँ पे एक क्षेत्र बना देते हैं, विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र बना देते हैं, ठीक है। और जब हम घरों में जो भी हम इलेक्ट्रिक चीज जो भी यूज में लेते हैं, पंखा, इस्त्री, कूलर, फ्रीज, जो भी मतलब जो इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत से चलते हैं वो सब, उसमें सब में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखो इसमें हम परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं और जो इसका उपयोग होता है वो क्या क्या होता है। ऊर्जा की परिभाषा, आवेशित कणों में निहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो आवेशित कण होते हैं उसमें जो भी ऊर्जा होती है उसके अंदर समावेशित रहती है ऊर्जा, उसको ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जो आवेशित कण होते हैं उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस से चलते हैं तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
अब जैसे मान लेते हैं कि बल्ब होता है, पंखा होता है, गीजर होता है, मोबाइल होता है। अब देखो बल्ब में क्या होता है, जैसे हम स्विच चालू करते हैं तो उसमें तो फिलामेंट लगा रहता है, वो धीरे 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 गर्म होता है, मतलब उसमें ऊष्मा जाती है धीरे धीरे, मतलब वो एक निश्चित ताप तक गर्म होने के बाद में वो जलता है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि हमें पता नहीं चलता, मतलब ऐसे हम पता नहीं चलता है कि कितनी जल्दी हो रही है, मतलब पलक झपकते ही वो बल्ब है वो चालू हो जाता है। पंखा में भी इसी प्रकार होता है कि मतलब जैसे हम उसको चालू करते हैं तो उसके अंदर पहले हीट होती है, मतलब गर्म होता है, फिर वो एक निश्चित ताप तक उसके अंदर ऊर्जा जाती है, फिर वो चलने लगता है। इस प्रकार होता है। हमारा मोबाइल भी इसी का उदाहरण है। अब देखो एक आपके डायग्राम दिया हुआ है, जैसे कि कोयला दहन है, नाभिकीय सौर ऊष्मा संयंत्र। ये हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि मतलब जो कोयला दहन होता है, जो 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 खदान से कोयले निकाल जाते हैं, पहले के जमाने में जो मतलब रेलगाड़ियां चलती थी वो कोयले से चलती थी। ये कोयले को भट्टी में डाला जाता था, उससे भाप निकलती थी, भाप से भाप निकलती थी, और उससे फिर टरबाइन मशीन में, टरबाइन मशीन होती है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की, उसमें वो लगाते थे, उससे जो जनित्र होता है जनरेटर, उससे फिर ऊर्जा सप्लाई होती थी। इस प्रकार चलता था। और नाभिक ऊर्जा संयंत्र भी लगे हुए होते हैं, उसमें भी यही प्रोसेस चलती है, सेम ही प्रोसेस। और जो सौर ऊष्मा संयंत्र है, सौर ऊष्मा संयंत्र मतलब जो भी सूर्य की किरणें आती हैं उसको इकट्ठा करके फिर इकट्ठा करते हैं, फिर उससे पानी गर्म होता है, फिर पानी गर्म से भाप निकलती है, भाप से फिर टरबाइन मशीन लगाते हैं, टरबाइन मशीन से फिर जनरेटर में विद्युत सप्लाई होती है। अभी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के ऊर्जा संयंत्र, मतलब कौन कौन से संयंत्र होते हैं जिससे विद्युत का उत्पादन होता है। तो सबसे हम पढ़ते हैं कि कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र, कोयला संयंत्र। अब देखो जो मतलब के खदानों में से जो कोयले निकाले जाते हैं तो उनमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। फिर रासायन जो कोयले होते हैं उनको जलाया जाता है, क्योंकि जो पुराने जमाने में जब जो रेलगाड़ी, हमने अभी उदाहरण लिया ही था कि जो रेलगाड़ी चलती थी वो कोयले से चलती थी, कोयले को जलाते थे। तो देखो उसमें सबसे पहले होती है रासायनिक ऊर्जा, कोयले में होती है रासायनिक ऊर्जा, फिर इसको जलाया जाता है, मतलब इसको दहन किया जाता है, तो इसमें फिर उत्पन्न होती है ऊष्मा ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो गई। फिर इसके बाद में पानी डाला जाता है, ऊष्मा ऊर्जा होती है तो पानी डाला जाता है, पानी डाला जाता है तो ये ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, तो फिर ये पानी गर्म होता है, गर्म होता है तो इससे क्या बनती है, भाप, भाप बनती है। भाप बनने के बाद में उसके पास में लगाई हुई रहती है टरबाइन मशीन, टरबाइन मशीन से बिजली उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन, और इसके साथ में ही लगा रहता है जनित्र, मतलब जनरेटर लगा रहता है, जनित्र लगा रहता है। इस जनित्र में ये जो ऊर्जा होती है वो संचित होती है, टरबाइन मशीन में संचित होती है और जनित्र के द्वारा सप्लाई की जाती है। ये होता है कोयला संयंत्र में। अब दूसरा देखते हैं नाभिकीय संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र में यह होता है कि जो नाभिक के जो कण होते हैं, ये जो नाभिक के कण होते हैं उसको तोड़ा जाता है, मतलब विखंडन किया जाता है। तो इसका विखंडन करने के बाद में, इसका विखंडन करने से जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलने के बाद पानी को गर्म किया जाता है, पानी को गर्म करने के बाद में भाप बनती है, भाप से टरबाइन मशीन में जो ऊर्जा आती है, फिर जनित्र से उसका उत्पादन किया जाता है। इन जो यहाँ से विखंडन के बाद में आपके जो कोयला संयंत्र और जो नाभिकीय संयंत्र की जो प्रक्रिया रहती है वो आपके लगभग सेम ही रहती है। ठीक है, अब इसको हम लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। अब कोयला संयंत्र के लैंग्वेज देखो, इस संयंत्र में कोयले में स्थित रासायनिक ऊर्जा के दहन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प के रूप में बदला जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगती है और इस टरबाइन से जुड़े जनित्र में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। यह भी हमने समझा ही था, इसको लैंग्वेज रूप में लिख देंगे। देखो फिर है आपके नाभिकीय संयंत्र। इस संयंत्र में मतलब ये है तो सेम जो कोयला संयंत्र है वैसे ही है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में शुरुआत में ये होगा कि नाभिकीय विखंडन से प्राप्त उष्मा ऊर्जा से जो नाभिकीय विखंडन से हम उसमें उष्मा ऊर्जा प्राप्त करेंगे, और इसमें कोयला संयंत्र में क्या कर रहे थे, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। मतलब इस संयंत्र में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त
उष्मा ऊर्जा से पानी को वाष्प में बदला जाता है। उष्मा ऊर्जा प्राप्त होने के बाद में यह प्रक्रिया कोयला संयंत्र के समान होती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखो हम पढ़ते हैं इसमें तीसरा जल विद्युत संयंत्र। अब जल विद्युत संयंत्र मतलब देखो हम समझते हैं पहले डायग्राम से। मान लेते हैं यहाँ से कोई नदी जा रही है इस प्रकार। अब यहाँ पे हमने बड़ा सारा बांध बना दिया, ऐसे बांध बना दिया और यहाँ पे पानी रोक दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे पानी एकत्र हो जाता है, एक जगह एकत्र हो जाता है। फिर यहाँ से छोटी छोटी कैनालें निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती है इस प्रकार इस प्रकार नहरें निकाल जाती है। तो जो यहाँ से अब यहाँ से पानी जा रहा है, अब यहाँ सारा पानी एकत्र हो गया। तो यहाँ तक तो पानी में कुछ कोई भी ऊर्जा नहीं थी। अब यहाँ एकत्र हो गया तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई, पोटेंशियल एनर्जी संचित हो गई इसमें। अब जैसे अब देखो यहाँ से तो इतना पानी एकत्र हो गया है, इकट्ठा हो गया है। अब हम यहाँ से इतना छोटा सा पाइप या फिर इतनी छोटी सी कैनाल निकाल रहे हैं यहाँ से। तो कैनाल निकालने से फिर यहाँ पे टरबाइन मशीन लगाई हुई रहती है, ऐसे पंखे की तरह टरबाइन मशीन लगाई हुई रहती है। फिर जैसे ही यहाँ से जो इसका जो वेग होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी पीछे से आ रहा है तो यहाँ पे ऐसे बल लग रहा है इधर से, तो यहाँ पे जो इसका वेग ज़्यादा होगा तो ये पंखा आपके इस प्रकार जोर जोर से घूमेगा और इसके पास में ही लगा हुआ रहता है आपके जनित्र। और जैसे ही यहाँ से टरबाइन मशीन से जो ऊर्जा निकलती है, विद्युत ऊर्जा, वो जनित्र के द्वारा सप्लाई होने लगती है। इससे हम समझ सकते हैं। अब देखो इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे देखेंगे। लैंग्वेज के रूप में देखेंगे, इन संयंत्रों में बांध बनाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाया जाता है और इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन मशीन को घुमाया जाता है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर यहाँ से इसका वेग बढ़ा तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलकर टरबाइन मशीन को घुमाया जाता है, जिससे विद्युत धारा का उत्पादन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम इसका चौथा पॉइंट देखते हैं, जो पवन ऊर्जा संयंत्र है। पवन ऊर्जा से हमें सीधा पता चलता है पवन किसको कहते हैं, हवा को। तो इसमें देखो, अब देखो जो पवन चक्कियाँ होती है आपके, पवन चक्कियाँ एक आटा चक्की होती है, वो नहीं, पवन चक्की अलग होती है, मतलब जो हवा से चलती है। देखो ये एक पोल हो गया, अब इसे हम पवन चक्की लगाते हैं। पवन चक्की जो ये यहाँ पे पंखा लगा दिया, ठीक है, पंखा लगा दिया। अब जैसे ही जितना हवा से ज़्यादा घूमेगा, यहाँ पे इसके टरबाइन मशीन लगाई हुई रहती है, जितना ज़्यादा ये हवा से घूमेगा, इससे समझते हैं जितना ये घूमेगा उतनी ज़्यादा इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। मतलब ये घूमने से इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसमें घूमने से ऊष्मा उत्पन्न होगी और उससे फिर भाप बनेगा, भाप से फिर टरबाइन मशीन चलेगी। टरबाइन मशीन के पास में यहाँ पे जनित्र लगा हुआ रहता है और वो विद्युत बाद में सप्लाई करता है। तो देखो ये आपके जो पवन चक्की होती है, जो पवन ऊर्जा संयंत्र होता है, वो आपके ज़्यादातर उसी इलाके में रहते हैं जहाँ पे जनसंख्या कम हो या फिर जो रेगिस्तानी इलाके हो वहाँ पर। जो हमारे राजस्थान में यहाँ पर ये तो जो जैसलमेर की साइड है उस तरफ आपको पवन चक्की देखने को मिल जाएगी। अब देखो इसको हम लैंग्वेज के रूप में देखते हैं। इस संयंत्र में हवा की गतिज ऊर्जा से टरबाइन मशीन घुमाकर जनित्र द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मतलब जो हवा आती है, हवा की गति होती है तो गतिज ऊर्जा होती है, फिर उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन मशीन घुमाई जाती है, क्योंकि इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, फिर टरबाइन मशीन घूमती है, इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब देखो हम पढ़ते हैं पांचवा इसका संयंत्र, वो है आपके सौर ऊर्जा संयंत्र। सौर ऊर्जा संयंत्र में देखो हम पढ़ते हैं कि जो घरों में जो प्लेटें लगी हुई रहती है, सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई रहती है। जैसे मान लेते हैं ये 3 प्लेटें लगी हुई है, ये 3 प्लेटें लगी हुई है, ठीक है। अब ये प्लेटें लगी, अब जैसे ही जो सूर्य की जो किरणें आती है, सूर्य की जो किरणें आती है इन पे गिरती है, तो ये जो प्लेटें होती है उन किरणों को अवशोषित कर लेती है अपने अंदर ही, और अपने अंदर ज़्यादा अवशोषित करेगी तो ये गर्म हो जाएगी। फिर गर्म हो जाएगी तो उष्मा के रूप में गर्म होगी। फिर पानी के द्वारा उसको भाप में बदलेंगे, भाप से फिर क्या होगी, टरबाइन मशीन चलेगी, टरबाइन मशीन चलने से विद्युत उत्पन्न होगी और फिर जो जनित्र लगा हुआ रहता है उसके द्वारा उसकी सप्लाई होगी। अब देखो इसको हम ये ज़्यादातर जो होती है जो घरों में यूज में ली जाती है। अभी लैंग्वेज के रूप में देखते हैं तो देखो, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को लेंस व दर्पणों की सहायता से, मतलब इसमें जो
ऐसे लेंस लगे हुए रहते हैं जो किरणों को फोकसित करते हैं। ठीक है, दर्पणों की सहायता से, यहां लिख लेना कि सहायता से केंद्रित, यहां आप देख लें थोड़ा, केंद्रित करके प्राप्त उष्मा से पानी को वाष्प के रूप में बदला जाता है। वाष्प के रूप में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है और जिससे जनित्र के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये हो गई, इसको लैंग्वेज के रूप में हो गया ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं लास्ट जो ऊर्जा संयंत्र है, वो है आपके सौर प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा संयंत्र। इसमें क्या होता है, आपके जो मतलब घरों, ज़्यादातर घरों में या जो खुली जगह होती है वहाँ पे पैनल लगाए जाते हैं। मतलब बड़ी बड़ी प्लेटों के पैनल, मतलब बहुत सारी प्लेटें एक साथ में लगाई जाती है, या तो घरों पर या जहाँ पे खुली जगह होती है, जो मतलब ज़्यादातर ये जो बंजर जमीन होती है, जो किसी काम की नहीं होती है, सरकार वहीं ये लगाती है। सरकार या जो प्राइवेट कंपनी होती है वो वहाँ पे लगाती है। तो लगाती है तो मतलब जो इसमें एक तो आपके जो, अगर हम घरों पे लगाते हैं तो इसमें दो तरफा मीटर लगाते हैं। दो तरफा मीटर का मतलब ये होता है कि अगर ऊर्जा ज़्यादा संचित हो जाती है, सूर्य की किरणों से ज़्यादा संचित हो जाती है, तो फिर हम जो ज़्यादा ऊर्जा रहती है वो हम कंपनी होती है उसको हम बेच सकते हैं, और जो कंपनी होती है उसका वो कंपनी हमें उसका पैसा भी देती है जो नियमित दर होती है उसके हिसाब से। ठीक है, जैसे हम इन्वर्टर देखते हैं। अब इन्वर्टर देखते हैं तो इन्वर्टर में जो जब लाइट जाती है तो वो अपने आप चालू हो जाता है, मतलब जो उसमें ऊर्जा संचित होती है वो अपने आप ही फिर आने लग जाती है। उससे पहले जैसे लाइट आती है तो फिर से इन्वर्टर तो बंद हो, इन्वर्टर में ऊर्जा वापस इन्वर्टर लेने लग जाता है, मतलब वो जब तक उसकी ऊर्जा पूर्ण नहीं होती है तब तक वो लेता रहता है। उसके बाद में लाइट जाने के बाद में फिर से वो ऊर्जा का संचरण चालू कर देता है। अब देखो इसको हम लैंग्वेज के रूप में देखते हैं कि सूर्य की किरणें जब पैनल पर आपतित होती है, मतलब ये पैनल रहता है बहुत सारी प्लेटों का, ये प्लेटें, अब यहाँ पे ऐसे प्लेटें लगाई हुई रहती है। अब यहाँ पे सूर्य की किरणें आती है, यहाँ पे इस प्रकार आती है, तो इसमें ये फोटोन के रूप में आती है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको उत्तेजित अवस्था में लेके आ जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में लेके आ जाते हैं, और उससे क्या है कि इसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है, विद्युत धारा बहने लग जाती है, और फिर इसको टरबाइन मशीन द्वारा एक जगह संचित कर लिया जाता है। अब देखो इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं कि सूर्य की किरणें जब पैनल पर आपतित होती है तो सेल प्रकाश के फोटोन ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में लेके आ जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ऊर्जा दे देते हैं जिससे कि वो संचरण करने, मतलब चलने लग जाते हैं। और जैसे आवेशित कण, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं। आवेशित कण विद्युत धारा के रूप में परिपथ को विद्युत प्रदान करते हैं, मतलब जो आवेशित कण हो जाते हैं वो इसमें चलने लग जाते हैं, फिर इसमें विद्युत धारा बहने लग जाती है। विद्युत धारा बहने लग जाती है तो फिर जो भी मतलब जो तार रहता है उससे घरों में ऊर्जा आ जाती है, या फिर जो कोई कंपनी रहती है वो दूसरे घरों में ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है वो देती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।